नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पुंछ हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर है, जिसकी वजह से पीओके में आतंकियों के बीच भगदड़ की खबर आई। खबर है कि पिछले हफ्ते मॉस्को के पास मिला अनजान ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। चीन ने 38 फाइटर जेट और कई जंगी जहाज ताइवान की तरफ भेजकर जंग की शुरुआत के संकेत दे दिए, और ईरान ने कच्चा तेल अमेरिका ले जा रहे एक जहाज को पकड़कर अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। भारत के जवाबी हमले के डर से पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भगदड़ मच गई, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत उस पर कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इसी वजह से एलओसी से पाकिस्तानी सेना ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। यही नहीं, पीओके में मौजूद आतंकी कमांडरों को वहां से हटाया जा रहा है। इसके अलावा भारत की सीमा के पास मौजूद आतंकी कैंपों को भी खाली करा दिया गया है, जबकि बॉर्डर से दूर बने कैंपों में भारी तादाद में हथियार भेजे गए हैं। और तो और भारत से लगी पाकिस्तानी सीमा पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लोगों को बॉर्डर से दूर रहने की सलाह दी गई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को खास तौर पर यह हिदायत दी है कि वो बॉर्डर वाले इलाके से हटकर रिहायशी इलाके में चले जाएं, ताकि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक करे तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान इस बात से घबराया हुआ है कि भारत उसके खिलाफ कभी भी जंग का बिगुल बजा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंगाल पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त वो जंग लड़ने की हालत में नहीं है। उसके पास न तो पैसा है और न ही इतनी ताकत कि वो युद्ध के मैदान में भारत का सामना कर सके। मतलब पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई ताकत से बुरी तरह बौखलाया हुआ है, इसलिए वो किसी भी सूरत में भारत से भिड़ना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी तब बढ़ गई जब 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ आतंकियों ने सेना के एक ट्रक को निशाना बनाया। सेना के ट्रक पर पहले फायरिंग की गई और फिर उस पर ग्रेनेड से अटैक किया गया, और उस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान खौफ में आ गया, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा कि आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत उस पर धावा बोल देगा। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इसी डर से पाकिस्तान ने एलओसी से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। मतलब पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का डर सताने लगा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पुंछ हमले के बाद पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों के कमांडरों ने अपने आकाओं से उन्हें वहां से हटाने की अपील की। इनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद समेत कई दूसरे आतंकी संगठनों के कमांडर शामिल हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने पीओके में मौजूद कई आतंकी कमांडरों को वहां से हटा दिया और बॉर्डर के नजदीक आतंकी कैंपों को भी खाली करा दिया गया। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि आतंकियों को रिहायशी इलाकों में भेजा गया। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर एक भी आतंकी भारत के हाथ लग गया तो उसकी पोल खुल जाएगी। और आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान की सेना कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी कमांडरों को बॉर्डर से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। आतंकी लॉन्चिंग पैड से तमाम टेक्निकल चीजों को हटाने के साथ साथ आतंकियों को किसी भी तरह के वायरलेस सेट इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आतंकियों को किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने की सलाह भी दी गई है। यहाँ तक कि डर की वजह से पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। मतलब पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से थर थर कांप रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना एलओसी पर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। आतंकियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के साथ साथ आतंकी कैंपों को खाली करा दिया गया है। जो आतंकी कैंप बॉर्डर से दूर हैं, वहां हथियारों को जमा किया जा रहा है। इनमें पीओके में मौजूद कोटली आतंकी कैंप, मुजफ्फराबाद का खालिद वालिद कैंप और मनसेरा का खालिद हबीबुल्ला आतंकी कैंप शामिल है। इन कैंपों में हथियार बढ़ाने के अलावा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा से लगे इलाकों में तलाशी अभियान तक शुरू किया है और बाहरी लोगों की खोजबीन की जा रही है, ताकि किसी भी सूरत में बॉर्डर के पास से हटाए गए और रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकी कमांडरों की लोकेशन भारत के हाथ न लग सके। क्योंकि पाकिस्तान में यह आशंका जताई जा रही है कि भारत आतंकियों को खत्म करने के लिए उन पर मिसाइल से हमला या फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है। असल में 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप को निशाना बनाया था, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए थे। जिसके कुछ रोज बाद ही भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। और इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। और अब एक बार फिर पुंछ में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सेना के एक ट्रक को टारगेट किया। और इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत मच गई।
ये आशंका जताई जाने लगी कि इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है। एक रोज पहले ही पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित भी एक वीडियो जारी कर भारत के हमले की आशंका जता चुके हैं और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई से डरकर पाकिस्तान LOC से पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। आतंकियों को सेफ हाउस में भेजने के साथ साथ भारत से लगने वाले बॉर्डर को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। और भारत के हमले की आशंका के बीच पाकिस्तान को आतंकियों से भी चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मारवा इलाके में आतंकी संगठन TJP यानी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने सेना के एक कैंप पर हमला बोल दिया। TJP के इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की जान चली गई और कई जवान बुरी तरह घायल हो गए। आतंकी संगठन TJP के इस हमले के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और फिर जवाबी कार्रवाई में इस संगठन के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। TJP के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के जिस कैंप को निशाना बनाया वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मारवा इलाके में मौजूद है। इस आतंकी हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें रात के वक्त TJP के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना के जवानों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग होती दिखाई दी। बाद में TJP ने बाकायदा एक बयान जारी कर पाकिस्तानी सेना के इस कैंप पर हमला करने की जिम्मेदारी ली और ये धमकी भी दी कि आने वाले दिनों में वो इसी तरह सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाता रहेगा। आतंकी संगठन TJP ने सेना के जिस कैंप को निशाना बनाया वहां पाकिस्तानी सेना के करीब 600 जवान तैनात रहते हैं और इसी कैंप में पकड़े गए आतंकियों को रखा भी जाता है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के इस कैंप में एक टॉर्चर रूम भी मौजूद है जहां आतंकियों से पूछताछ के दौरान उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से इस कैंप में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बड़े अधिकारियों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से आतंकवादी संगठन TJP यानी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने इस कैंप को टारगेट किया ताकि पाकिस्तानी सेना के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को ढेर किया जा सके। TJP का दावा है कि पहले उसके एक लड़ाके ने विस्फोटक से भरे एक ऑटो रिक्शा से सेना के कैंप में टक्कर मारी, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। अचानक हुए इस आतंकी हमले की वजह से सेना के कैंप में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के कैंप में मौजूद जवान इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद TJP के 3 आतंकियों मोहम्मद इलियास, सनाउल्लाह और शकरुल्लाह ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के कैंप को रॉकेट से भी निशाना बनाया गया। यही नहीं, आतंकियों ने कैंप पर एक के बाद एक कई बम भी फोड़ दिए। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद TJP और पाकिस्तानी सेना के बीच काफी देर तक गोलियां चलती रहीं। TJP का दावा है कि उसके इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि हमले में उसका सिर्फ एक ही जवान शहीद हुआ, जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मतलब आतंकी संगठन TJP लगातार पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान इस आतंकी संगठन का ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 25 अप्रैल को TJP ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात में मौजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आत्मघाती हमला किया था और उस हमले में 15 लोग मारे गए थे जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के होश तब उड़ गए जब एक रोज पहले इस आतंकी संगठन ने दावा किया कि उसके जासूस पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं, जो सेना और सुरक्षा बल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उस तक पहुंचा रहे हैं और उन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। मतलब पाकिस्तान के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है, क्योंकि पिछले 6 महीने से आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर रखा है और अब उसी की तरह TJP के आतंकी पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। TTP और TJP दोनों का मकसद भी एक है। ये दोनों आतंकी संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकने में जुटे हैं। मतलब पाकिस्तान के सामने अब TTP के साथ TJP से भी निपटने की चुनौती खड़ी हो गई है, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक संकट के भयानक दौर से गुजर रहा है। वो इस वक्त पाई के लिए मोहताज है और ऐसे में उसके सामने TTP और TJP की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे निपटना पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को आतंकवादियों से निपटना है, दूसरी तरफ कंगाली दूर करने के लिए पैसों का जुगाड़ करना है। नौबत ये आ गई कि चीन की चापलूसी में जुटा पाकिस्तान अमेरिका के आगे भी भीख के लिए गिड़गिड़ाया। उसने अमेरिका से सैन्य सहायता फिर से शुरू करने की अपील की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकियों की मदद करने वाले पाकिस्तान को दी जाने वाली अरबों डॉलर की मदद रोक दी थी, जिसे वापस पाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया। उसने भीख मांगी कि ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली जो सैन्य सहायता रोक दी थी उसे फिर से शुरू किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान की सेना को अमेरिका की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोक दी थी, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद कुछ अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी और पाकिस्तान को तालिबान का दोस्त कहा जाता है। इसी बात ने ट्रंप का गुस्सा बढ़ा दिया था और पाकिस्तान की सेना को अमेरिका से पैसे मिलने बंद हो गए। लेकिन माफ कीजिएगा, दर दर की भीख मांगने को मजबूर पाकिस्तान ने अमेरिका से वो सहायता फिर से मांगी,
क्योंकि इस समय पाकिस्तान की आम जनता ही नहीं, सेना भी कंगाल हो चुकी है और दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को तो इस कंगाली ने इतना मजबूर कर दिया कि वो कटोरा लेकर सीधा चीन पहुंच गए, जिस पर अमेरिका भड़क गया। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद बदले हालात ने अमेरिका और चीन के रिश्ते इतने खराब कर दिया, वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और इसी तनातनी के बीच आसिम मुनीर चीन चले गए, जिससे अमेरिका तमतमा गया और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने की बची कुछ गुंजाइश भी खत्म हो गई। क्योंकि अमेरिका चीन के दोस्तों को अपना दुश्मन मानता है और पाकिस्तान तो चीन का गुलाम बन चुका, क्योंकि चीन ने उसे इतना कर्ज दिया कि पाकिस्तान कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचा। पाकिस्तान में चीन का CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चल रहा है, जिसके तहत दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक कॉरिडोर बन रहा है और चीन के शिंजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर तक रेल लाइन और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यानी चीन ने इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान को अपने पंजे में फंसा रखा है, क्योंकि उसने उसे इतना कर्ज दिया कि पाकिस्तान की चीन के आगे जबान तक नहीं चलती। नौबत यह आ चुकी है कि चीन ने आतंकियों की धमकी के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री को डांट लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों ने एक वीडियो जारी कर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करने की धमकी दी थी और पाकिस्तान में चीन के नागरिकों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, जिस पर चीन भड़क गया। यानी पैसों की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान से चीन और अमेरिका दोनों नाराज हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ने डबल गेम खेलने की कोशिश की। और एक तरफ आसिम मुनीर चीन गए तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में एक सेमिनार में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मसूद खान ने अमेरिका से पाकिस्तान की सेना के लिए मदद मांगी और बयान दिया कि बाइडेन सरकार को पाकिस्तान को दी जाने वाली उस सैन्य सहायता को फिर शुरू करना चाहिए जिसे बाइडेन ने रोक दिया था। यानी डांट खाने, लताड़ झेलने और अपनी नाक कटवाने के बावजूद पाकिस्तान इस चक्कर में है कि उसे चीन और अमेरिका दोनों से पैसे मिलते रहे, जबकि चीन और अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना घर का रहा ना घाट का, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका और चीन आपसी दुश्मनी को एक तरफ रखकर पाकिस्तान की मदद करें। लेकिन मौजूदा हालात ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ट्रंप ने आतंकियों की वजह से पाकिस्तान को पैसे देने बंद किए और बाइडेन चीन की गोदी में बैठने के लिए उसकी मदद नहीं कर रहे। यानी पाकिस्तान इस समय चीन और अमेरिका की दुश्मनी में पिस रहा है, क्योंकि वो दो नाव पर सवार है और अमेरिका और चीन पाकिस्तान को अपना हथियार बनाने के चक्कर में उसकी वजीयत कर रहे हैं। इधर खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। 22 से 24 मई तक श्रीनगर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी, जिसे लेकर पाकिस्तान की तरफ से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। खुफिया एजेंसियों की खबर के मुताबिक इसके लिए करीब 100 सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी मदद से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बैठकर G20 बैठक के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वाले ट्वीट किए जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन उड़ाया और उन पर हमला कर दिया। ये दावा ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की, जिसमें वो फेल हो गया, क्योंकि जिस आत्मघाती ड्रोन को ज़ेलेंस्की ने 17 किलो विस्फोटक लेकर भेजा, वो मॉस्को के नजदीक इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद पुतिन को जान से मारने वाला था, लेकिन वो पार्क से कुछ दूर पहले ही गिर गया और यूक्रेन का पुतिन की हत्या का मिशन फेल हो गया। द सन अखबार ने यह दावा यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता के बयान के आधार पर दिया, जिसे सुनकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि यूक्रेन के कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि ज़ेलेंस्की के इस प्लान के बारे में बाइडेन को पता था और उन्होंने यूक्रेन को ऐसा करने से रोका था, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या कर दी तो बवंडर आ जाएगा। लेकिन बाइडेन के मना करने के बावजूद यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन उड़ाया, जो पुतिन के बहुत नजदीक पहुंचकर क्रैश हो गया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि जो विमान क्रैश हुआ उसमें 17 किलो विस्फोटक था, जिसे लेकर यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन पुतिन की हत्या के मिशन पर निकल गया। लेकिन यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही जंगल में क्रैश हो गया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने सोच समझकर पुतिन की हत्या के लिए 17 किलो विस्फोटक से लदा ड्रोन उड़ाया, जो रूस के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर मॉस्को के नजदीक नगिंस्क इलाके के जंगल तक पहुंच गया। यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के मिशन पर जो ड्रोन भेजा उसका नाम UJ-22 है, जिसकी रेंज करीब 800 किलोमीटर है, और ये ड्रोन मॉस्को के रुद्नेवा इंडस्ट्रियल पार्क से कुछ ही किलोमीटर दूर क्रैश हुआ, वो भी तब जब पुतिन रुद्नेवा इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद थे। मतलब ज़ेलेंस्की को पता था कि पुतिन मॉस्को में कहां हैं और क्या कर रहे हैं। द सन ने जानकारी दी कि यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुद कहा कि यूक्रेन की सरकार को पुतिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपना आत्मघाती ड्रोन रूस भेजने का चांस लिया, क्योंकि आरोप है कि ज़ेलेंस्की पुतिन की हत्या करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने UJ-22 से पहले भी एक खतरनाक ड्रोन वहां भेजा था, जो मॉस्को के वनुक्वा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ता देखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई थी और कुछ ही दिन बाद पुतिन की हत्या के मंसूबे से दूसरा आत्मघाती ड्रोन रूस में घुस गया।
लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल में क्रैश होकर गिर गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन असली बम तब फूटा जब ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा कर दिया कि जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन उड़ाया, जबकि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बाइडेन उन्हें ऐसा करने से मना कर चुके हैं। क्योंकि अगर पुतिन की हत्या हो गई तो ऐसी तबाही होगी कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। युद्ध की ऐसी आग भड़केगी जिसमें सब स्वाहा हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से बाइडेन ने फरवरी में जेलेंस्की को ऐसा कुछ भी खतरनाक करने से रोक दिया था, क्योंकि खबर आई कि जेलेंस्की पुतिन की हत्या के लिए 24 फरवरी के बाद ही आत्मघाती ड्रोन भेजने वाले थे, लेकिन बाइडेन ने उन्हें रोक दिया। लेकिन करीब 2 महीने बाद ही जेलेंस्की ने अपनी मनमानी की और बाइडेन की हिदायत को साइड में रख दिया और पुतिन की हत्या के लिए आत्मघाती ड्रोन भेजा। लेकिन इस बार जेलेंस्की का मिशन फेल हो गया। यूक्रेन के सामाजिक कार्यकर्ता ने द सन को जानकारी दी कि ड्रोन क्रैश होने के बाद पुतिन बाहर नहीं निकल रहे, वो अपने दफ्तर के अंदर से सारा काम निपटा रहे हैं। या यूं कहें कि यूक्रेन के सामाजिक कार्यकर्ता ये कहना चाह रहे हैं कि हत्या के डर से पुतिन ने बाहर निकलना बंद कर दिया। वो कभी घर में तो कभी दफ्तर में बंद होकर रह गए। यानी जेलेंस्की पुतिन की हत्या भले ही न कर पाए हों, लेकिन उन्हें डराने में कामयाब हो गए। यूक्रेन ने दुनिया में यही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, जबकि रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया कि पुतिन ने मॉस्को के नजदीक नगिंस्क इलाके के जंगल का दौरा किया। यही नहीं, वो रूस में खतरनाक ड्रोन के प्रोडक्शन पर एक मीटिंग भी करने वाले हैं। इसके अलावा 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड भी कैंसिल कर दी गई, जिसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने जेलेंस्की को ड्रोन अटैक का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी, जो यूक्रेन जंग में आत्मघाती ड्रोन से होने वाले हमलों को बढ़ा सकती है। और मुमकिन है कि यूक्रेन जंग में पुतिन और जेलेंस्की की सेनाएं आत्मघाती ड्रोन से एक दूसरे की बर्बादी की कहानी लिखें। क्योंकि इस बार वो हो गया जिससे अमेरिका तक डर गया। बाइडेन का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की को रोका था, कहा था कि मॉस्को में पुतिन की हत्या का प्लान न बनाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन तो बर्बाद होगा ही, यूरोप भी उड़ जाएगा। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसने अपना आत्मघाती ड्रोन UJ-22 मॉस्को भेज दिया। UJ-22 को यूक्रेन 2021 में पहली बार दुनिया के सामने लाया था, जो आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर होती है। बड़ी बात यह कि यह 20 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। और यह दावा तो किया ही गया कि मॉस्को के पास क्रैश हुए ड्रोन में 17 किलो विस्फोटक था। यानी रूस में घुसने वाला आत्मघाती ड्रोन पुतिन की मौत का सामान लेकर पहुंच गया था। लेकिन मॉस्को की पूर्वी दिशा में करीब 30 किलोमीटर दूर वो क्रैश हो गया, जिसका मलबा जंगल में गई एक महिला ने देखा। रूस ने दावा किया कि हो सकता है कि ड्रोन में ईंधन खत्म हो गया हो और वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि इससे पहले दक्षिणी दिशा में मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर एक ड्रोन उड़ता देखा गया था, जिसके बाद यह दावा किया गया था कि जेलेंस्की पुतिन को जान से मारना चाहते हैं, जिसके लिए आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गए। या यूं कहें कि इस बार पुतिन बाल बाल बच गए, क्योंकि यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन पुतिन के बहुत करीब था, इतना करीब जितना इससे पहले यूक्रेन का कोई ड्रोन नहीं पहुंच पाया था। जिसका मतलब यह हुआ कि पुतिन की जान जाते जाते बची। क्योंकि रूस ने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ जब यूक्रेन का कोई ड्रोन पुतिन के इतने नजदीक पहुंचा हो। एक और बात जिसने रूस के कान खड़े किए वो ये कि जंगल में क्रैश हुए ड्रोन में कनाडा में बने M112 ब्लॉक डिमोलिशन चार्ज का इस्तेमाल किया गया, जो विस्फोटक होते हैं, और यूक्रेन के UJ-22 में यही विस्फोटक थे जिनसे जेलेंस्की का ड्रोन पुतिन को उड़ाने वाला था, या यूं कहें कि जान से मारने वाला था। अमेरिका भी ये बात जानता है। यूक्रेन जंग के 1 साल होने के बाद जेलेंस्की ऐसी कई कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका ड्रोन पुतिन से टकराते टकराते बचा, वरना वो बवाल होता कि दुनिया जल जाती। जेलेंस्की का इरादा तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर पुतिन को जान से मारने के लिए आत्मघाती ड्रोन उड़ाया और बाइडेन समेत पूरी दुनिया को डरा दिया। उधर काला सागर में पुतिन की सेना पर हमला करने के लिए यूक्रेन जल्द ही नया ड्रोन उतारने की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि उसका नया ड्रोन तुलोका समंदर की जंग में भयंकर तबाही मचा सकता है, क्योंकि यूक्रेन जिस नए ड्रोन को जंग के मैदान में उतारने वाला है वो समंदर के नीचे ही वार करेगा। यूक्रेन के इस टॉर्पीडो ड्रोन यानी पानी में हमला करने वाले ड्रोन का नाम है तुलोका। यूक्रेन के मुताबिक उसके तुलोका ड्रोन की रेंज 1200 किलोमीटर है और रूस की नौसेना का कोई भी रडार इसका पता नहीं लगा सकता। दावा है कि इसे काला सागर में जंग लड़ने के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि यूक्रेन की सेना की नजर अब काला सागर में मौजूद रूसी नौसेना के अड्डों पर है। वैसे भी यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों से काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया को हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना खैरसोन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि क्राइमिया तक जमीन से जाने का रास्ता खैरसोन से ही है। और इसीलिए जेलेंस्की के सैनिकों ने खैरसोन में कई ठिकाने बना लिए हैं ताकि वो जल्द से जल्द खैरसोन को अपनी मुट्ठी में कर क्राइमिया को जीत सकें। यानी एक तरफ यूक्रेन ने खैरसोन के जरिए क्राइमिया तक पहुंचने का प्लान बनाया है, तो दूसरी तरफ उसने काला सागर में रूसी नौसेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली है। दावा है कि जेलेंस्की के सैनिक जल्द ही अपने नए तुलोका ड्रोन के जरिए पुतिन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला कर सकते हैं।
इस बीच पुतिन के सबसे भरोसेमंद और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले रूस के 5 सैनिकों की मौत हो रही है। मतलब पिछले 14 महीने से चल रही इस जंग में जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से कई इलाकों से रूसी सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस नहीं बुलाने की जिद पर अड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन अपनी नाक बचाने के लिए यूक्रेन में किसी तरह से जंग में बने हुए हैं। और अब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का दावा है कि जंग के मैदान में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले रूसी सेना के 5 सैनिकों की जान जा रही है। मतलब युद्ध के मैदान में रूसी सेना को यूक्रेन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन का यह भी दावा है कि इसी वजह से रूस की फौज डॉनबास इलाके में लगातार पिछड़ती जा रही है, क्योंकि डॉनबास में जेलेंस्की के सैनिकों से मुकाबला करने के लिए पुतिन के पास सैनिक ही नहीं है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने रूसी सेना में खूंखार और खतरनाक कैदियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। असल में वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जिसे उन्होंने बखमूत पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत पर कब्जे के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे रखी है। यही नहीं, रूसी सेना को भी वैगनर ग्रुप की रणनीति पर ही आगे बढ़ने का आदेश दिया गया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से चिढ़ी हुई है। और बाद में येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आरोप लगाया कि बखमूत में जंग लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रूसी सेना हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत हो रही है। जिसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से फौरन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियार सप्लाई करने की अपील की थी, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिससे वो भड़क गए। बाद में ये खबर भी सामने आई कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि बिना गोला बारूद और हथियार की जंग लड़ने का मतलब खुद को मौत के मुंह में धकेलना होगा। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना का साथ छोड़ा तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की बदौलत ही रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सका है। ऐसे में अगर वैगनर ग्रुप जंग से निकला तो रूस पर हार का खतरा मंडराने लगेगा। उधर रूसी सेना पर जोरदार पलटवार करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने राजधानी कीव के नजदीक जमकर अभ्यास किया। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की के सैनिक जल्द ही कई इलाकों में रूसी सेना पर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके लिए जेलेंस्की के सैनिकों ने कई घंटों तक युद्ध की तैयारी की। इस ट्रेनिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक गाड़ी से उतरकर कुछ ही पलों में अपनी पोजीशन संभालते दिखाई दिए। उन्होंने दुश्मनों पर छिपकर हमला करने का अभ्यास किया। इस दौरान वो जंग के लिए रणनीति बनाते भी नजर आए। इस खास ट्रेनिंग में यूक्रेन के सैनिकों ने अमेरिका समेत कई दूसरे देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो रूसी सेना पर कहर ढा सकें। जंग की ये तैयारी राजधानी कीव के नजदीक किसी इलाके में की गई, जिसके बाद उन सैनिकों को युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर भेजने की योजना है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बजाय वहां के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार मलिक अहमद खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिनके सामने ही राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर लिया। हालांकि राजनाथ सिंह ने खुलकर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकवाद का सफाया करने और इसके समर्थकों पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में राज्यों और केंद्र सरकार को एक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भड़काऊ भाषण देने वालों पर बिना शिकायत के तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। और अगर सरकारें हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी करती हैं तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को इस मामले में निर्देश जारी करें। हेट स्पीच मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। इस बीच एक्ट्रेस जिया खान खुदकुशी मामले में सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया। सूरज पंचोली पर जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने जिया खान की मौत के करीब 10 साल बाद ये फैसला सुनाया, लेकिन जिया खान की मां रबिया खान ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही। मेरी बच्ची को मारा गया है, ये केस 302 का है। जिया खान ने 3 जून 2013 को सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद सूरज पंचोली को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया था। उधर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि ईरान ने रूस की फौज को गोला बारूद पहुंचाने के आरोपों को गलत बता दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि वो इस जंग में पुतिन को हथियारों की मदद नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है और पुतिन की सेना को खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह सफाई तब दी जब आरोप लगा कि उसने कुछ दिनों पहले ही रूस को हथियारों की बड़ी खेप भेजी। बताया गया कि ईरान लगातार रूसी सेना को ऐसे घातक ड्रोन दे रहा है जो यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। हालांकि ईरान ने कभी भी ये बात नहीं मानी कि उसकी तरफ से रूसी फौज को हथियारों की मदद भेजी गई, लेकिन जंग के मैदान में यूक्रेन उसके कामिकाजे ड्रोन को मार गिराने का दावा करता है।
यानी ईरान दुनिया के सामने डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ तो कह रहा है कि वो इस जंग के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की आंखों में धूल झोंककर रूस को हथियार भी दे रहा है। खबर है कि बीते कुछ महीनों में ईरान ने रूसी सेना को हथियारों की काफी मदद भेजी है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि उनका इस्तेमाल पुतिन की फौज जंग में कर रही है या नहीं, लेकिन यूक्रेन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ईरान ने रूस को आत्मघाती ड्रोन दिए हैं, जिसकी कीमत यूक्रेन की सेना को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कामिकाजे ड्रोन बेहद खतरनाक होता है। ये अपने टारगेट से टकराकर फट जाता है, जिसके बाद जोरदार विस्फोट में दुश्मन के परखचे उड़ जाते हैं। ईरान ने इस ड्रोन को आधुनिक तकनीक से तैयार किया है, जो दिखने में छोटा लेकिन बेहद ताकतवर होता है। कामिकाजे ड्रोन दुश्मनों के ठिकाने को ढूंढकर तबाह करने में सक्षम है। दावा है कि रूसी सेना ने इसी का इस्तेमाल कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। हालांकि ईरान अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों से इनकार करता आया है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान रूस से अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए उसे लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें तक देने के बारे में सोच रहा है, ऐसी खतरनाक मिसाइलें जो यूक्रेन में भीषण तबाही ला सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और ईरान एक साथ मिलकर कई तरह के खतरनाक ड्रोन बनाने की तैयारी में जुटे हैं। असल में बीते कुछ महीनों में ईरान के रिश्ते अमेरिका से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। खबर है कि इसीलिए ईरान भी अब रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि उसे यह बात अच्छे से पता है कि रूस के खिलाफ कई पश्चिमी देश खड़े हैं। ऐसे में वो चोरी छिपे रूस की मदद कर पुतिन का सबसे करीबी बन सकता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए ईरान रूस को हथियारों की मदद भेज रहा है, क्योंकि पुतिन के सामने वफादारी साबित करने का उसके पास इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो रूस और यूक्रेन में जंग नहीं बल्कि शांति चाहता है। लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की की सेना यह दावा कर रही है कि वो ईरान के ड्रोन को लगातार गिरा रही है, इससे ईरान के डबल गेम का अंदाजा लगाया जा सकता है। इधर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किए। दोनों की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अतीक और अशरफ को एम्बुलेंस से अस्पताल के गेट तक क्यों नहीं ले जाया गया, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगी। उधर 120 रिटायर्ड अफसरों ने समलैंगिक विवाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लेटर लिखकर समलैंगिक विवाह का विरोध किया और चिट्ठी के जरिए इसे कानूनी मान्यता न देने की गुहार लगाई। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि समलैंगिक विवाह समाज पर गलत असर डाल सकता है। 120 पूर्व अफसरों में रिटायर्ड जज, IAS और IPS अधिकारी शामिल हैं। पिछले 6 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुनवाई चल रही है। इस बीच अफ्रीकी देश सूडान एक बार फिर ताबड़तोड़ हवाई हमलों से जलने लगा। पिछले 2 हफ्तों से जारी तनाव के बीच वहां दोनों सेनाएं आर पार के मूड में आ गई, जबकि जंग खत्म करने के लिए वहां 72 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया था, जिसके खत्म होते ही सूडान की सेना ने राजधानी खर्तूम में RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम के पैरामिलिट्री ग्रुप पर हमला कर दिया। RSF के जवानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए गए, जिसकी वजह से खर्तूम के कई इलाकों में आग लगी। इन हमलों के कई घंटों बाद भी उन जगहों से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। खर्तूम के अलावा सूडान के पश्चिम में बसे दारपुर में भी भयंकर लड़ाई छिड़ी है। वहां भी सूडान की सेना और RSF के बीच सीज फायर खत्म होते ही जंग शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच सूडान की सेना ने आरोप लगाया कि RSF के जवानों ने खर्तूम में तुर्की के एक विमान को निशाना बनाया, जो वहां फंसे तुर्की के लोगों को निकालने के लिए पहुंचा था। दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह तुर्की भी सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चला रहा है। और तभी उसके विमान पर RSF ने हमला कर दिया। खबर है कि इस हमले में तुर्की के विमान को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसे अपना अभियान रोकना पड़ा। हालांकि इस जंग को खत्म कराने के लिए कई बार युद्ध विराम का सहारा लिया गया, लेकिन अब तक इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और अब तो सूडान की सेना और RSF खुलकर आमने सामने आ चुकी हैं। ये दोनों सेनाएं सूडान पर राज करना चाहती हैं और इसी मुद्दे पर उनके बीच 15 अप्रैल से ही भीषण जंग छिड़ी है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उधर नागोर्नो कराबाख के लिए लड़ने वाले आर्मेनिया और अजरबैजान ने रूस के शांति दूत के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दोनों के बीच नया झगड़ा नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर पर है और आर्मेनिया ने रूस से मांग की कि वो लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क पर अपना कंट्रोल करे, क्योंकि लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है और नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों अपना बोलबाला चाहते हैं, जिसके लिए वो पिछले 30 साल से एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। 2020 में ही दोनों देशों ने नागोर्नो कराबाख के लिए 6 हफ्तों तक एक दूसरे से जंग लड़ी, तोप और गोले बरसाए, जिसमें 6500 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद रूस ने दोनों के बीच सीज फायर करवाया और यह तय हुआ कि अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को बंद नहीं कर सकता और आर्मेनिया आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आर्मेनिया को अजरबैजान पर भरोसा नहीं। वो चाहता है कि लाचिन कॉरिडोर का पूरा कंट्रोल रूस के पास हो। इसीलिए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने रूस के शांति दूत से मांग की कि वो कॉरिडोर पर नियंत्रण करें।
क्योंकि लाचिन कॉरिडोर पर चेक पॉइंट बना दिया गया है, यानी अजरबैजान उस कॉरिडोर से आने जाने वालों पर नजर रख रहा है, या यूं कहें कि उसने आर्मेनिया के वहां से बेरोक-टोक आने जाने पर पहरा लगा दिया है, जिससे आर्मेनिया भड़क गया क्योंकि अजरबैजान खुलेआम सीज फायर के तहत हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है और रूस उसे रोक ही नहीं रहा। क्योंकि सीज फायर के दौरान अजरबैजान ने वहां चेक पॉइंट बना दिया और रूस ने उसे नहीं रोका। आर्मेनिया ने इसे अपने साथ नाइंसाफी माना और रूस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर लाचिन कॉरिडोर में अजरबैजान की मनमानी चलती रही तो नगोर्नो कराबाख में आर्मेनिया की एक नहीं चलेगी। इस बीच अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उसके कई डिब्बे पटरी से उतरकर नदी में जा गिरे, जिससे वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि इन डिब्बों के अंदर लिथियम आयन बैटरी थी जो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। ऐसे में मिसिसिपी नदी के पानी में लिथियम फैलने का खतरा बढ़ गया। हालांकि समय रहते रेलवे प्रशासन वहां पहुंच गया। उधर इंडोनेशिया में यात्रियों से भरी नाव डूबने से बच्चे और महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री लापता हो गया। बताया गया कि नाव में सवार ज्यादातर लोग ईद की छुट्टी मनाकर अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन उनकी नाव समंदर में लकड़ी के एक बड़े से हिस्से से टकराकर डूब गई। नाव के हादसे का शिकार होते ही वहां चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान वहां से 11 लोगों के शव बरामद किए गए। बताया गया कि नाव में 74 लोग सवार थे, जिनमें 58 लोगों को बचा लिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन को मात देने के लिए अमेरिका जासूसी करने वाली पनडुब्बियां बनाने में जुट गया है। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच पिछले साल अगस्त से ही ठनी हुई है और दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के ताकतवर युद्धपोत एक दूसरे के सामने खड़े हैं। न चीन पीछे हटने को तैयार है और न ही अमेरिका, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जैसे ही अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे, चीन ताइवान पर हमला बोल देगा। इसी वजह से अमेरिका की सेना चीन और ताइवान के बीच दीवार बनकर खड़ी है। अमेरिका न सिर्फ चीन को मात देने की तैयारी में जुटा है, बल्कि वो ताइवान को भी घातक हथियारों से लैस कर रहा है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन को समंदर में मात देने के लिए अमेरिका बड़ी संख्या में जासूसी करने वाली पनडुब्बियां बनाने में जुट गया है, ताकि वो समंदर की गहराइयों से चीन की हर हरकत पर नजर रख सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ऐसी जासूसी पनडुब्बियां बना रहा है जिन पर घातक और खतरनाक हथियारों को तैनात किया जा सके। यानी चीन से दो हाथ करने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में तैयार की जा रही इन जासूसी पनडुब्बियों को ताकतवर मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा, ताकि खतरा महसूस होने पर पलक झपकते ही वो समंदर में दुश्मन के पर खचे उड़ा सके। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल सकी है कि अमेरिका कितनी जासूसी पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और कब तक उसकी ये पनडुब्बियां समंदर में उतरेंगी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका की ये तैयारी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ चीन, रूस और उत्तर कोरिया पर नकेल कसने की है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि तुर्की ने ऐसी क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी कर ली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी और अपने दुश्मन को ढूंढकर उसका खात्मा करने की ताकत रखेगी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जिस क्रूज मिसाइल को तुर्की बनाना चाहता है, वो कैसी होगी उसकी एक झलक भी दिखा दी गई। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये क्रूज मिसाइल बेहद खतरनाक होगी, क्योंकि इसमें खास तकनीक से लैस एक ऐसा कैमरा होगा जो दूर से ही दुश्मन की पहचान कर सकेगा। इतना ही नहीं, ये 50 किलोमीटर की दूरी के दुश्मन को भी पलक झपकते ही ढेर करने में सक्षम होगी। यही वजह है कि तुर्की इस ताकतवर क्रूज मिसाइल को बनाने में जुटा है। इधर चुनावी माहौल में कर्नाटक में सियासी पार्टियों की जबानी लड़ाई दिल्ली में चुनाव आयोग तक आ गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जबानी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम पर दिए विवादास्पद बयान की शिकायत की और खड़गे के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग की। हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। जबकि कांग्रेस ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के चुनावी बयानों की शिकायत की। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के रावण वाले बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और राजस्थान के संजीवनी घोटाले पर गजेंद्र सिंह शेखावत से जवाब मांग लिया। उनको जमानत करवानी पड़ी हाईकोर्ट से, क्यों करवानी पड़ी उनको? वो मोदी में इसलिए करवानी पड़ी। असल में एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत की तुलना राजनीति के रावण से कर दी थी। राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो। इसके बाद बारी अशोक गहलोत की थी। उन्होंने 2008 में हुए संजीवनी घोटाले को लेकर निशाना साधा। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजीब ताइप एर्दोआन को हार्ट अटैक आने की चर्चा तेज हो गई। मामला तब सामने आया जब वो एक लाइव इंटरव्यू के बीच में छोड़कर चले गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर चर्चा तेज हो गई। आशंका जताई गई कि हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि कुछ मिनट बाद ही तुर्की के राष्ट्रपति दोबारा इंटरव्यू के लिए वापस आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही हार्ट अटैक की खबर पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि उन्हें पेट में इन्फेक्शन की वजह से जाना पड़ा। ये सब उस वक्त हुआ जब रजीब ताइप एर्दोआन को तुर्की के पहले परमाणु एनर्जी रिएक्टर का उद्घाटन करना था, जिसकी डील 2010 में रूस से हुई थी। लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।
उधर जम्मू कश्मीर के सांबा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो कार और स्कूटर को पीछे से जोरदार टक्कर मारती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से एक मिनी बस जाती दिखी। इसी दौरान एक स्कूटर भी आता नजर आया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद टीजेपी और पाकिस्तानी सेना के बीच काफी देर तक गोलियां चलती रहीं। टीजेपी का दावा है कि उसके इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि हमले में उसका सिर्फ एक ही जवान शहीद हुआ। जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मतलब आतंकी संगठन टीजेपी लगातार पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान इस आतंकी संगठन का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 25 अप्रैल को टीजेपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात में मौजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आत्मघाती हमला किया था और उस हमले में 15 लोग मारे गए थे, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के होश तब उड़ गए जब एक रोज पहले इस आतंकी संगठन ने दावा किया कि उसके जासूस पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं, जो सेना और सुरक्षा बल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उस तक पहुंचा रहे हैं, और उन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। मतलब पाकिस्तान के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है, क्योंकि पिछले 6 महीने से आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर रखा है, और अब उसी की तरह टीजेपी के आतंकी पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। टीटीपी और टीजेपी दोनों का मकसद भी एक है। ये दोनों आतंकी संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकने में जुटे हैं। मतलब पाकिस्तान के सामने अब टीटीपी के साथ टीजेपी से भी निपटने की चुनौती खड़ी हो गई है, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक संकट के भयानक दौर से गुजर रहा है। वो इस वक्त पाई के लिए मोहताज है, और ऐसे में उसके सामने टीटीपी और टीजेपी की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे निपटना पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। भारत के जवाबी हमले के डर से पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भगदड़ मच गई, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत उस पर कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इसी वजह से एलओसी से पाकिस्तानी सेना ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। यही नहीं, पीओके में मौजूद आतंकी कमांडरों को वहां से हटाया जा रहा है। इसके अलावा भारत की सीमा के पास मौजूद आतंकी कैंपों को भी खाली करा दिया गया है, जबकि बॉर्डर से दूर बने कैंपों में भारी तादाद में हथियार भेजे गए हैं। और तो और भारत से लगी पाकिस्तानी सीमा पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लोगों को बॉर्डर से दूर रहने की सलाह दी गई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को खास तौर पर यह हिदायत दी है कि वो बॉर्डर वाले इलाके से हटकर रिहायशी इलाके में चले जाएं, ताकि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक करे तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान इस बात से घबराया हुआ है कि भारत उसके खिलाफ कभी भी जंग का बिगुल बजा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंगाल पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त वो जंग लड़ने की हालत में नहीं है। उसके पास न तो पैसा है और न ही इतनी ताकत कि वो युद्ध के मैदान में भारत का सामना कर सके। मतलब पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई ताकत से बुरी तरह बौखलाया हुआ है, इसलिए वो किसी भी सूरत में भारत से भिड़ना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी तब बढ़ गई जब 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ आतंकियों ने सेना के एक ट्रक को निशाना बनाया। सेना के ट्रक पर पहले फायरिंग की गई और फिर उस पर ग्रेनेड से अटैक किया गया, और उस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान खौफ में आ गया, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा कि आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत उस पर धावा बोल देगा। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इसी डर से पाकिस्तान ने एलओसी से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। मतलब पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का डर सताने लगा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पुंछ हमले के बाद पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों के कमांडरों ने अपने आकाओं से उन्हें वहां से हटाने की अपील की। इनमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद समेत कई दूसरे आतंकी संगठनों के कमांडर शामिल हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने पीओके में मौजूद कई आतंकी कमांडरों को वहां से हटा दिया और बॉर्डर के नजदीक आतंकी कैंपों को भी खाली करा दिया गया। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि आतंकियों को रिहायशी इलाकों में भेजा गया है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर एक भी आतंकी भारत के हाथ लग गया तो उसकी पोल खुल जाएगी और आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान की सेना कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी कमांडरों को बॉर्डर से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है।
आतंकी लॉन्चिंग पैड से तमाम टेक्निकल चीजों को हटाने के साथ साथ आतंकियों को किसी भी तरह के वायरलेस सेट इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया। इसके अलावा आतंकियों को किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने की सलाह भी दी गई है। यहाँ तक कि डर की वजह से पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। मतलब पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से थर थर कांप रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना एलओसी पर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। आतंकियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के साथ साथ आतंकी कैंपों को खाली करा दिया गया है। जो आतंकी कैंप बॉर्डर से दूर हैं, वहां हथियारों को जमा किया जा रहा है। इनमें पीओके में मौजूद कोटली आतंकी कैंप, मुजफ्फराबाद का खालिद वालिद कैंप और मनसेरा का खालिद हबीबुल्लाह आतंकी कैंप शामिल है। इन कैंपों में हथियार बढ़ाने के अलावा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा से लगे इलाकों में तलाशी अभियान तक शुरू किया है और बाहरी लोगों की खोजबीन की जा रही है ताकि किसी भी सूरत में बॉर्डर के पास से हटाए गए और रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकी कमांडरों की लोकेशन भारत के हाथ न लग सके, क्योंकि पाकिस्तान में यह आशंका जताई जा रही है कि भारत आतंकियों को खत्म करने के लिए उन पर मिसाइल से हमला या फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है। असल में 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप को निशाना बनाया था, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए थे। जिसके कुछ रोज बाद ही भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। और इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी थी और अब एक बार फिर पुंछ में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सेना के एक ट्रक को टारगेट किया और इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत मच गई। ये आशंका जताई जाने लगी कि इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है। एक रोज पहले ही पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ब्रेकिंग न्यूज है ताइवान पर। खबर है कि चीन ने अपने लड़ाकू विमानों का बहुत बड़ा बेड़ा ताइवान की सीमा में भेज दिया। चीन के 38 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा को लांघ दिया। चीन की ये हरकत सीधा घुसपैठ कही जा रही है। इतने सारे फाइटर जेट का एक साथ ताइवान की सीमा में पहुंचने का मतलब यह है कि चीन ने जंग लड़ने की ठान ली है। वो ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। खबर है कि 38 फाइटर जेट जिस वक्त ताइवान की सीमा में दाखिल हुए, उसी वक्त समंदर में चीन के 6 जंगी जहाज भी ताइवान की सीमा में पहुंचे। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन ने सिर्फ ताइवान को डराने के लिए एक कार्रवाई नहीं की, बल्कि अमेरिका को भी जंग का ट्रेलर दिखा दिया। इस घटना के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन कभी भी उस पर चढ़ाई कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ताइवान की ढाल बना हुआ है। वो कई बार ये चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान को हड़पने के लिए उस पर हमला बोला तो वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन अमेरिका की इन धमकियों का चीन पर कोई असर होता दिख नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान को डराने के लिए चीन ने एक बार फिर सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान चीन के एक साथ 38 लड़ाकू विमान ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। यही नहीं, चीन के 6 जंगी जहाज भी ताइवान के पास पहुंच गए, जिसके बाद पूरे ताइवान में जंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अपने कई लड़ाकू विमान उड़ा दिए और चीन को यह दिखा दिया कि वो उसकी कोरी धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ बाइडेन खड़े हैं, जिन्होंने ताइवान को भरोसा दिलाया है कि वो चीन के खिलाफ उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इसके बाद भी ताइवान के लिए चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वक्त बीतने के साथ वो और भी खतरनाक कदम उठा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों की ये घुसपैठ 27 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 28 अप्रैल सुबह 6 बजे के बीच हुई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ताइवान के विरोध के बाद चीन के सारे विमान और जंगी जहाज उसी सीमा से लौट गए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर दादागिरी दिखाई। चीन की नौसेना ने गश्त कर रहे फिलीपींस के जहाज का रास्ता रोक लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चीन का एक बड़ा जहाज फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाज के सामने आता दिखा। दोनों देशों के जहाजों के बीच टकराव की स्थिति दक्षिण चीन सागर के सेकेंड थॉमस शोल नाम की एक जगह पर बन गई। ये समंदर का वो इलाका है जिसे फिलीपींस अपना बताता है, जबकि चीन भी इस पर दावा ठोकता है। और चीन की दादागिरी की पोल खोलने के लिए फिलीपींस ने एक प्लान बनाया। उसने पश्चिमी मीडिया के कुछ पत्रकारों को जहाज पर सवार किया और दक्षिण चीन सागर में यात्रा शुरू की। लेकिन 1670 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान चीन की नौसेना ने उनके जहाज को रोक लिया और इलाका छोड़कर वापस लौट जाने की धमकी दी। जहाज में सवार पश्चिमी मीडिया के पत्रकारों ने कैमरे में इस टकराव को रिकॉर्ड कर लिया। यानी अपनी चालबाजी से दूसरों को फंसाने वाला चीन फिलीपींस की चाल में फंस गया। असल में पिछले दिनों अमेरिका के साथ फिलीपींस के युद्धाभ्यास से चीन बौखलाया हुआ है। उस युद्धाभ्यास के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से वो कभी फिलीपींस को अंजाम भुगतने की धमकी देता है तो कभी समंदर में जहाज का रास्ता रोक लेता है।
कुछ दिन पहले भी फिलीपींस ने चीन पर इस इलाके में धौंस जमाने का आरोप लगाया था। तब चीन ने उसके जहाज पर एक लेजर डिवाइस का इस्तेमाल किया था, जिससे जहाज के चालक दल को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो गया था। इस बीच ताइवान के मीडिया ने दावा किया कि चीन समंदर में एक ऐसा इलाका बनाने की तैयारी में है जहां सिर्फ उसी की पनडुब्बियां जा सकेंगी। आरोप है कि वो ऐसा करके ताइवान की मदद के लिए आगे आने वाले देशों को रोकना चाहता है, ताकि ताइवान पर कब्जा करने में कोई और देश उसकी राह का रोड़ा न बन पाए। ताइवान के मीडिया के मुताबिक चीन ताइवान स्ट्रेट के पास एक बड़े इलाके में कर्फ्यू लगाने की तैयारी में है। मतलब ताइवान के आसपास समंदर के अंदर वो एक ऐसा इलाका तय करेगा जहां से चीन की इजाजत के बगैर एक भी पनडुब्बी नहीं निकल पाएगी, और अगर किसी ने वहां से गुजरने की कोशिश की तो उसे चीन की नौसेना का सामना करना होगा। लेकिन ताइवान का मानना है कि चीन बुरी तरह डर गया है, क्योंकि वो अब ये अच्छी तरह से समझ गया है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसका जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब इस लड़ाई में ताइवान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ अमेरिका भी है, जिसकी नौसेना की ताकत चीन से कई गुना ज्यादा है। और फिलहाल अमेरिकी नौसेना की एक टुकड़ी ताइवान के पास ही फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास भी कर रही है, जिसके बाद चीन को यह डर सताने लगा कि अमेरिका किसी भी वक्त ताइवान में भी डेरा जमा सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो समंदर में एक ऐसा इलाका बनाने की जुगत में लग गया है जहां किसी और देश की पनडुब्बियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने सिंगापुर में जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए अपने 2 जंगी जहाज भेज दिए। वहां दक्षिण चीन सागर में चीन और सिंगापुर की नौसेना मिलकर अभ्यास कर रही है, जिसमें अब चीन का फ्रिगेट जहाज यूलिन और समंदर के अंदर मौजूद बारूदी सुरंगों को ढूंढने वाला जहाज शिबी हिस्सा लेंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने सिंगापुर से दोस्ती बढ़ाने के लिए अपने इन खतरनाक जहाजों को वहां भेजा, ताकि दक्षिण चीन सागर में उसका दबदबा बना रहे। हालांकि चीन ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने का ऐलान 2 महीने पहले ही कर दिया था, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उसने फिलीपींस और अमेरिका के बीच हो रही मिलिट्री ड्रिल के बाद अपने जंगी जहाज वहां रवाना किए। क्योंकि अमेरिका इस वक्त उसी दक्षिण चीन सागर में है जिसे चीन अपना बताता है। वहां अमेरिका और फिलीपींस की नौसेना मिलकर एक बड़ी ड्रिल कर रही है, जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी। इसलिए चीन ने कई बार फिलीपींस को इस बात की चेतावनी भी दी थी कि वो अमेरिका के साथ अपना सैन्य अभ्यास रद्द कर दे, पर फिलीपींस ने चीन की धमकी को हवा में उड़ा दिया, जिसके बाद दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के जंगी जहाज साथ में अभ्यास करते देखे गए, जिससे चीन तिलमिला उठा। खबर तो ये भी है कि कुछ दिन पहले चीन के कोस्ट गार्ड की टुकड़ी का सामना अमेरिकी सैनिकों से भी हुआ था। चीन का आरोप है कि अमेरिकी सैनिकों की नाव उसके इलाके में आने की कोशिश कर रही थी। हालांकि चीन की अपील के बाद वो लौट गई, लेकिन चीन ने समंदर में पेट्रोलिंग तेज कर दी, क्योंकि उसे लगातार ये डर बना हुआ है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में घुसकर उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग में जुटा है, जिसके लिए वो ताइवान के बाद अब फिलीपींस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के सांबा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो कार और स्कूटर को पीछे से जोरदार टक्कर मारती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से एक मिनी बस जाती दिखी। इसी दौरान एक स्कूटर भी आता नजर आया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से स्कूटर सड़क किनारे जा पहुंचा, जबकि स्कूटर सवार जमीन पर गिर गया। टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर रुकने के बजाय कार लेकर वहां से फरार हो गया। इस हादसे में स्कूटर सवार बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच दिल्ली के आबकारी घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि ईडी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में जमानत मिलने से सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इधर पुलिस ने 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद करने में निसार नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उसके 2 साथियों को भी पकड़ लिया गया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पुंछ में हमला करने वाले आतंकियों की मदद की थी। 20 अप्रैल को पुंछ में हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। दावा है कि पकड़े गए निसार, मुश्ताक और फरीद ने पाकिस्तान के आतंकियों को 2 महीने तक अपने घर में पनाह दी और ड्रोन से गिराए गए हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर एयर स्ट्राइक कर दी है। 51 दिनों में यह कीव पर पहला मिसाइल हमला है। आखिरी बार रूस ने पिछले महीने 9 मार्च को कीव पर अटैक किया था। उसके बाद उसने अब दोबारा कीव को टारगेट किया है। रातों रात हुए इस हमले में कीव के अलावा यूक्रेन के कुछ दूसरे शहर भी रूस का निशाना बने हैं। रूस ने यूक्रेन पर 23 मिसाइलें और 2 ड्रोन दागे हैं, जिनमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। हर बीतते मिनट के साथ मौत का यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि रूस ने बीते लगभग 2 महीनों में कीव पर ऐसा कोई बड़ा हमला नहीं किया था जो दुनिया में हेडलाइन बन जाए। लेकिन सूरज उगने से पहले उसने अचानक कीव पर धावा बोल दिया। रूस के हमले की टाइमिंग को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अटकलें हैं कि यूक्रेन बहुत जल्द रूस पर बहुत बड़ा पलटवार करने वाला है।
जिसके लिए वो अपने हजारों सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। यूक्रेन का मकसद है कि वो रूस से अपनी जमीन का एक एक इंच छुड़वा कर रहेगा। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन हमला करता, रूस ने उसके हौसले तोड़ने के लिए उसकी राजधानी से लेकर मध्य यूक्रेन के शहरों पर भी मिसाइल से लेकर ड्रोन बरसा दिए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक रिहायशी इमारत पर गिरी रूस की मिसाइल ने उसका एक हिस्सा ही उड़ा दिया। इमारत के पास खड़ी गाड़ियां चलने लायक ही नहीं बची, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर 23 मिसाइलों से लेकर 2 ड्रोन भी जलाए, और वो भी तब जब यूक्रेन के लोग सो रहे थे। इस वजह से लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और नींद में ही मौत ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, उमन, क्रेमेंचुक और नीप्रो शहर पर हमले किए, जिनमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत उमन शहर में हुई। जेलेंस्की को इस बात की आशंका थी, इसलिए वो यूरोप के देशों से बार बार एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे थे। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने यूक्रेन को अपना बेहद दमदार पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया भी, लेकिन यूक्रेन ने उसका इस्तेमाल किया या नहीं ये साफ नहीं है। मगर रूस को यह बिल्कुल साफ था कि उसका दोस्त चीन इस जंग को रुकवाने की कोशिश में लगा है। 2 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जेलेंस्की से फोन पर बात की थी और जंग खत्म करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमले कर दिए। मतलब पुतिन ने अपने दोस्त चीन की कोशिशों पर ही पानी फेर दिया। हालांकि कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर एयर स्ट्राइक करने से पहले ही रूस ने बिल्कुल खुलकर अपने इरादे जता दिए थे। 2 दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि समंदर में तैनात उसका लंबी रेंज का और एकदम सटीक निशाना लगाने वाला एक हथियार यूक्रेन की रिजर्व में मौजूद फौज के अड्डे पर जाकर फटा। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि उसने यूक्रेन पर हमला किया कहां था। यही वजह है कि यूक्रेन अमेरिका से बार बार उसका ताकतवर फाइटर जेट F-16 मांगे जा रहा है, लेकिन अमेरिका को डर है कि अगर उसने यूक्रेन की जंग मांग मानी तो जंग पहले से भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को अब यूक्रेन को F-16 देने पर विचार करना चाहिए, ताकि यूक्रेन खुद को रूस के हमलों से बचा सके। यूक्रेन का कहना है कि जब उसके पास अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान होंगे तो वो बेहतर तरीके से रूस के हमलों का सामना कर सकेगा। लेकिन यूक्रेन को अपना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तक दे चुका अमेरिका पुतिन के डर के मारे यूक्रेन की ये मदद करने को तैयार नहीं। अमेरिका को लग रहा है कि अगर उसने यूक्रेन को अपना F-16 फाइटर जेट दे दिया तो पुतिन ऐसे भड़केंगे कि यूक्रेन की जंग में हर हद पार हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी कई हथियार यूक्रेन को इसी आशंका में नहीं दिए गए कि वो जंग को और बढ़ा देंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वैसे ही F-16 भी रूस को भड़काएगा नहीं बल्कि उसके हौसले तोड़ेगा। लेकिन बखमुत में रूसी सेना के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत जीतने के लिए रूसी सेना यूक्रेन के जवानों को घेर रही है। बताया गया कि बखमुत में जिन रास्तों के जरिए जेलेंस्की के सैनिकों तक मदद पहुंच रही है, रूसी जवान उन्हें ही बंद करने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर यूक्रेन के जवानों तक हथियारों की मदद नहीं पहुंचेगी तभी बखमुत में उन्हें बढ़त मिल सकेगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूसी सेना ने जेलेंस्की के जवानों को घेरने का प्लान बनाया। बताया गया कि वो यूक्रेन पर मिसाइलों से भीषण हमले बोल रही है ताकि जेलेंस्की के जवान पीछे हट जाएं और वो उन तक मदद पहुंचाने वाले रास्तों को बंद कर सकें। यूक्रेन का आरोप है कि बखमुत में रूसी सेना रिहायशी इलाकों में भी बम बरसाने से नहीं चूक रही, और दावा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया जा सके कि वो बखमुत को छोड़कर खुद ही वहां से चले जाएं। हालांकि रूसी सेना पहले ही बखमुत के 80% हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर चुकी है, लेकिन अब वो किसी भी सूरत में बखमुत को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का एक छोटा सा औद्योगिक शहर है, इसलिए पिछले कई महीनों से रूसी सेना ने इसकी घेरेबंदी की हुई है। दावा है कि रूसी सेना ने इस शहर पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो यूक्रेन के जवानों को पीछे धकेलने में कामयाब नहीं हो पाई। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पंजाब की जेलों पर हमला करवा सकता है, जिसे देखते हुए जेलों को अलर्ट कर दिया गया। क्योंकि आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा के कई साथी पंजाब की जेलों में बंद हैं और दावा है कि उन्हें छुड़ाने के लिए वो जेलों पर अटैक करवा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतसर, बठिंडा और गोइंदवाल जेल में लांडा के सबसे ज्यादा साथी बंद हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए अधिकारियों पर हमले हो सकते हैं। इस अलर्ट के बाद जेलों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। उधर ब्रिटेन में हड़ताल की तैयारी में जुटे नर्सों के एक संगठन के खिलाफ वहां के स्वास्थ्य विभाग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी, क्योंकि नर्सों के उस संगठन ने 30 अप्रैल से 2 दिन के लिए हड़ताल पर जाने का ऐलान किया, जिसमें अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों से भी शामिल होने की अपील की गई। लेकिन ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल को गैर कानूनी बताते हुए नर्सों के खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी दे दी। वहां नर्सों ने वेतन में 5% की वृद्धि का बहिष्कार करते हुए उसे 10% करने की मांग की है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। ईरान ने कच्चा तेल लेकर अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को जब्त कर लिया है। ईरान की इस कार्रवाई से अमेरिका तमतमा गया है। उसने ईरान को तुरंत तेल टैंकर को छोड़ने की चेतावनी दी।
ईरान का यह एक्शन तब देखने को मिला जब इसी हफ्ते अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर पर लगाए प्रतिबंध सख्त किए हैं। ऊपर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी अमेरिका की त्योरियां चढ़ी हुई हैं और उसकी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील अटकी पड़ी है। इसलिए ईरान ने भी अमेरिका को अपने तेवर दिखा दिए और जैसे ही उसके पास मौजूद समंदर से अमेरिका जा रहे कच्चे तेल का टैंकर गुजरा, ईरान की नौसेना ने उसे जब्त कर लिया, जिस पर अमेरिका का पारा चढ़ गया। अमेरिका की नेवी ने बयान जारी कर ईरान को खूब सुनाया। उसने कहा कि ईरान की हरकत पश्चिम एशिया के इस इलाके के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। बताया गया कि ईरान ने तेल के जिस टैंकर को पकड़ा वो चीन की एक कंपनी का है और उसके चालक दल के सदस्य भारतीय हैं। जानकारी मिली कि तेल से भरा पानी का जहाज कुवैत से अमेरिका के टेक्सास राज्य जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अमेरिका पहुंच पाता, ओमान की खाड़ी में ही ईरान ने उसे जब्त कर लिया। मगर ये कोई पहला मामला नहीं है। इस इलाके में ईरान पहले भी दूसरे देशों के पानी के जहाजों को पकड़ चुका है। पिछले साल भी उसने ग्रीस के 2 टैंकर जब्त कर लिए थे। और अमेरिका ने दावा किया कि बीते 2 साल में ईरान के किसी कमर्शियल जहाज को पकड़ने का ये कम से कम 5वां मामला है। मगर ईरान ने सारा का सारा ठीकरा तेल टैंकर पर ही फोड़ दिया। ईरान की सेना ने आरोप लगाया कि ओमान की खाड़ी से गुजर रहा वो टैंकर ईरान की नाव को टक्कर मारकर भागने की कोशिश में था। ईरान ने दावा किया कि वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी नाव पर सवार कई लोग घायल हो गए और तो और नाव के चालक दल के 2 सदस्य तो लापता हैं। इधर पुतिन ने तुर्की में परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन भेजकर अपनी दोस्ती का सबूत दे दिया। ऐसा माना जा रहा था कि परमाणु देश बनने की तुर्की की कोशिश में रूस उसका साथ नहीं देगा क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है। लेकिन पुतिन के फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया। पुतिन ने न सिर्फ तुर्की में बन रहे परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन भिजवाया बल्कि सारी दुनिया के सामने तुर्की और रूस की मजबूत दोस्ती का हवाला भी दिया। Кстати говоря, после того, как Акую заработает на полную мощь, तुर्की का अक्यूयू परमाणु प्लांट उसे उन देशों में शुमार कर देगा जो परमाणु क्षमता से लैस देश हैं। इसके लिए तुर्की कई साल से कोशिश कर रहा था। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुतिन इस तरह से नेटो के किसी सदस्य देश को इतनी बड़ी मदद करेंगे। पर पुतिन ने ऐलान किया कि उनके लिए नेटो से दुश्मनी से ज्यादा बड़ी तुर्की से दोस्ती है, क्योंकि हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान एर्दोआन को इस बात का इशारा भी कर दिया था कि वक्त आने पर तुर्की को भी दोस्ती निभानी पड़ सकती है, जिसके संकेत करीब 2 महीने पहले से दिखने भी लगे थे। नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर कई दिनों तक अड़ंगा लगाए रखा था और नेटो के सभी सदस्य देशों को ना चाहते हुए भी तुर्की की मनमानी सहनी पड़ी थी, क्योंकि नेटो में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे पावरफुल देश तुर्की ही है जो अब रूस के पाले में जाता दिख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका समेत नेटो के बाकी सदस्य देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर एर्दोआन और पुतिन एक तरफ हो गए तो फिर उन्हें रोकने में नेटो के भी पसीने छूट जाएंगे। पश्चिमी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि पुतिन ने एर्दोआन को ईंधन देकर किसी बड़े प्लान में उन्हें हिस्सेदार बनाने की तैयारी की है, जो नेटो को कई टुकड़ों में तोड़ने का भी हो सकता है। दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की को अपने देश में पहला परमाणु प्लांट लगाने में मदद की और तो और वो उसके उद्घाटन के जश्न में शामिल भी हुए। इस दौरान पुतिन और एर्दोआन दोनों ने भाषण दिया और एक दूसरे की दोस्ती को कीमती बताते हुए इसे आने वाले वक्त में और मजबूत करने का दावा भी किया। मतलब नेटो में दूसरी सबसे बड़ी ताकत तुर्की ने अब पुतिन से दोस्ती कर ली है और इसका ऐलान वो खुले मंच से कर रहा है, जिससे अमेरिका समेत नेटो के बाकी देशों का सिरदर्द भी बढ़ गया है। इधर वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली छूट को बहाल किए जाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना के समय वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया था, जिसको दोबारा शुरू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली छूट को नीतिगत मामला बताते हुए इसे सरकार के ऊपर छोड़ दिया। कोरोना के समय वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट की कीमतों में मिलने वाली रियायत बंद कर दी गई थी। उधर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निकी हेली एक विवादास्पद बयान देकर फंस गईं। एक इंटरव्यू में उन्होंने आशंका जताई कि अगर बाइडेन 2024 का चुनाव जीते तो अगले 5 सालों के भीतर उनकी मौत हो सकती है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उनकी जगह अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएंगी। निकी हेली का मानना है कि जो बाइडेन 86 साल की उम्र तक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह पाएंगे। असल में 51 साल की निकी हेली ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्र और क्षमता को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं की मानसिक योग्यता परीक्षा तक करवाने की सलाह दे दी। अपने प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने कई बार इस मुद्दे को अमेरिका के लोगों के सामने रखा, लेकिन बाइडेन की मौत की आशंका जताकर वो इस बार फंस गईं। क्योंकि उनका ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान किया कि वो 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। 3 दिन पहले एक वीडियो जारी कर 81 साल के बाइडेन ने विरोधियों को चुनौती दी।
और खुद को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बताया, यानी चुनावी मैदान में उतरने और विरोधियों को टक्कर देने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए उनकी उम्र पर निशाना साधा गया। वीडियो में बाइडेन के दोबारा चुनाव जीतने के बाद अमेरिका को होने वाले संभावित नुकसान को दिखाया गया था। इस कड़ी में निक्की हेली ने एक इंटरव्यू में उनकी मौत तक की आशंका जता दी थी, लेकिन उनके ताजा बयान पर बाइडेन समर्थकों और डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखेड़ा कर दिया और सोशल मीडिया पर निक्की हेली के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उधर पश्चिम बंगाल के कालियागंज मामले पर बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। 21 अप्रैल को वहां एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इसी के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। इस दौरान कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे पुलिस के जवानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। ममता दीदी पुलिस को टीएमसी कैडर बने हैं। कूच बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल के कई और जिलों से तोड़फोड़ और झड़प की खबरें सामने आई। उधर रूस से सस्ता तेल लेने की डील फाइनल होते ही पाकिस्तान ने पुतिन को धोखा दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन को कुछ दिन पहले जो मदद दी थी उसके बदले वो पाकिस्तान को मी-17 हेलीकॉप्टर के इंजन देने जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को टैंक के गोले और मिसाइलें भिजवाई थी, जिसका एहसान चुकाने के लिए यूक्रेन पाकिस्तान को मी-17 हेलीकॉप्टर के इंजन और उसके कल पुर्जे भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल लेकर उसी को धोखा देने में जुटा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाया हो। इससे पहले भी वो रूस से मदद लेकर उसकी पीठ में छुरा घोंप चुका है। पिछली बार उसकी हालत पर तरस खाकर रूस ने उसे कई टन आटे की सप्लाई की थी, जिसके तुरंत बाद उसने यूक्रेन का साथ देते हुए उसे 44 T-80 टैंक दिए थे। ये टैंक पाकिस्तान ने कई साल पहले यूक्रेन से ही खरीदे थे। लेकिन जंग के बीच यूक्रेन को जब इन टैंकों की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने उसकी मदद की, जबकि वो यूक्रेन के दुश्मन रूस के पैरों में गिरकर उससे आटा और सस्ता तेल भी मांग रहा है। और पाकिस्तान की कंगाली की वजह से रूस उसकी मदद भी कर रहा है। लेकिन उसी रूस के दुश्मन यूक्रेन से इन दिनों पाकिस्तान दोस्ती बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तान से टैंक, मिसाइलें और गोला बारूद मिलने के बाद यूक्रेन ने मी-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने का वादा किया। पाकिस्तान की सेना इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती है। यानी कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की सेना के एक्सपर्ट पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को पुतिन के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना की मदद करने पर पुतिन पहले से ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों पर भड़के हुए हैं और उन्हें कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में बने रॉकेट यूक्रेन के लिए सिरदर्द बन गए, क्योंकि दावा है कि पाकिस्तान ने जो रॉकेट यूक्रेन भेजे थे वो जंग के मैदान में बेकार साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के सैनिकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में बने रॉकेट बेहद घटिया क्वालिटी के हैं, जिनका यूक्रेन की सेना दुश्मन के खिलाफ सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जबकि रूस की ओर से उसे हर मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जो रॉकेट मिले थे वो खत्म हो गए और यूक्रेन की सेना हथियारों की भयंकर कमी से जूझ रही है। इसीलिए ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में उनके सैनिक रूसी फौज के आगे कमजोर न पड़े। खबर है कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों से मदद पाने की उम्मीद में यूक्रेन को हथियार भेजे थे, लेकिन उसकी मदद यूक्रेन की मुसीबत बढ़ा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन में 10,000 रॉकेट और 44 T-80 टैंक भेजे थे और दावा है कि इसके बदले उसने पश्चिमी देशों से मोटी रकम भी हासिल की। लेकिन जब पाकिस्तान के हथियारों को जंग के मैदान में उतारा गया तो वो फुस साबित हुए। ऐसे में भीषण लड़ाई के बीच पाकिस्तान के हथियारों से मिल रहा धोखा यूक्रेन के लिए परेशानी का सबब बन गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादास्पद बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के अणिगेरी में चुनावी रैली में करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए खड़गे के बयान पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताया। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। हालांकि खड़गे ने प्रधानमंत्री पर दिए गए अपने बयान पर एक रोज पहले ही खेद जता दिया था। इस बीच सोनिया गांधी पर बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने के दिए एक बयान पर कांग्रेस भड़क गई। कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी विधायक ने चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी पर हमला बोला और इसी दौरान बीजेपी विधायक ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर विवादास्पद बयान दे दिया। सोनिया गांधी बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। एक रोज पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दिया था। उसी का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी का नाम ले लिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 6 लोगों से अपनी जान को खतरा बता दिया। उन्होंने दावा किया कि विदेशी एजेंसियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मौजूद 6 लोगों ने उनकी हत्या की साजिश रची और पिछले साल नवंबर में उन पर जानलेवा हमला करवाया।
जिसमें वो बाल बाल बच गए। इमरान खान ने एक ट्वीट करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और ISI अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। हालांकि इमरान खान ने इन 3 नामों के अलावा दूसरे 3 लोगों की पहचान नहीं बताई। इमरान खान ने इन नामों का जिक्र उस वक्त किया जब हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आशंका जताई गई कि पाकिस्तान में बैन हो चुका एक आतंकी संगठन उन पर जानलेवा हमला कर सकता है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की इस खुफिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि आतंकी संगठन के निशाने पर इमरान के अलावा पाकिस्तान के कई दूसरे हाई प्रोफाइल लोग भी हैं। लेकिन इमरान खान ने शहबाज सरकार की इस खुफिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और उल्टे पाकिस्तान सरकार के लोगों पर ही उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। असल में पिछले साल 3 नवंबर को पाकिस्तान के वजीराबाद इलाके में एक रैली के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी। इस हमले के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ISI अफसर के नाम लिए थे। इतना ही नहीं, इमरान का आरोप है कि सरकार के इशारे पर ही इस साल 18 मार्च को इस्लामाबाद में भी उनकी जान लेने की कोशिश की गई। हालांकि तब पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरपंथियों का नाम उछला था, लेकिन इमरान का कहना है कि सरकार जनता की आंख में धूल झोंक रही है। इधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस की खुफिया एजेंसी भी बेहाल हो गई। बताया गया कि उसके पास जासूसों को देने के लिए पैसे ही नहीं बचे, जिसकी वजह से मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है, जिसका असर न सिर्फ व्यापार पर पड़ रहा है बल्कि दावा है कि रूस के बैंकों की हालत भी खस्ता हो गई। बताया गया कि इसीलिए रूस की खुफिया एजेंसी FSB अपने जासूसों को समय से वेतन तक नहीं दे पा रही। असल में यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद रूस पर कई पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए FSB ने अब ये सलाह दी कि अगर चीन या किसी दूसरे देश से कोई सौदा किया जाए तो उसे गुप्त ही रखा जाए, क्योंकि अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। इधर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो धरने पर बैठे पहलवानों की शिकायत पर FIR दर्ज करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की थी। इसीलिए पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिया कि वो खिलाड़ियों की शिकायत पर FIR दर्ज करेगी। कई बड़े खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। उधर बाहुबली अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई प्रयागराज के लुकड़गंज की जमीन पर बहुत जल्द ही गरीब परिवारों को आशियाने का तोहफा मिलने वाला है। 2021 में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट निर्माण के लिए शिलान्यास किया था और उस जमीन पर अब गरीबों के लिए आलीशान 76 फ्लैट बन चुके हैं। प्रयागराज प्राधिकरण ने 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 2 ब्लॉक में 3 मंजिला इमारतों का निर्माण कराया। गरीब लोगों को तकरीबन 3-3.5 लाख में ये फ्लैट्स बांटे जाएंगे। अगले महीने तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को ये नए आशियाने सौंप दिए जाएंगे। इस बीच सूत्रों के मुताबिक उधर उमेश पाल हत्याकांड में अब एक और नया नाम जुड़ गया। यूपी STF शबाना नाम की एक महिला की तलाश कर रही है, जिसका अतीक अहमद से सीधा संबंध था और वो उसकी बेहद करीबी मानी जाती थी। और इस बात की जानकारी अतीक के खिलाफ जांच के दौरान यूपी पुलिस को साबरमती जेल और देवरिया जेल की CCTV रिकॉर्डिंग से मिली। सूत्रों का दावा है कि दोनों की जेल में मुलाकात के पुलिस के पास कई वीडियो हैं। अतीक की पेशी के दौरान बुर्का पहने एक महिला की तस्वीर सामने आई थी। पुलिस को शक है कि वो अतीक की करीबी शबाना ही थी और अब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि शबाना कौन है, उसका अतीक से क्या कनेक्शन था और उमेश पाल हत्याकांड में उसका क्या रोल था। इसीलिए पुलिस ने पेशी के दौरान की CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालना शुरू कर दिया और यूपी STF शबाना की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक शबाना को प्रयागराज में ही एक घर भी दिया गया था, लेकिन वो अतीक के परिवार से संबंध नहीं रखती और उसके अतीक की पत्नी शाइस्ता से पिछले 5-6 महीने से तालमेल ठीक नहीं थे। शबाना के चलते अतीक और शाइस्ता के बीच में विवाद भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद शबाना ने ना ही अतीक से संबंध तोड़ा और उनकी फोन पर भी बातें लगातार चलती रही। और पुलिस अब शाइस्ता परवीन के साथ साथ उसकी भी तलाश कर रही। इस बीच अतीक अहमद की एक डायरी भी पुलिस को मिली, जिसमें उसके 5 राज्यों में फैले हजारों करोड़ के काले कारोबार का लेखा जोखा बताया जाता है और इसमें कई बड़े लोगों का नाम भी दर्ज है जो किसी न किसी तरह से अतीक की मदद करते थे या फिर उसके काले कारोबार में हिस्सेदार थे। डायरी में गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली में बेनामी संपत्ति का ब्यौरा है और रियल एस्टेट और होटल व्यवसाय से जुड़े कुछ करीबियों के नाम हैं। यूपी STF को उम्मीद है कि अतीक की डायरी में दर्ज इन राजदारों के जरिए वो शाइस्ता और शबाना तक पहुंच सकती है। इधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई, जिसका ऐलान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया। बताया गया कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अगले साल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। पूरे राम भक्तों के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। उधर अमेरिका के केनोशा शहर में से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां
सड़क पर चलती एक कार में अचानक आग लग गई और कार चला रहा आदमी उसमें बुरी तरह घिर गया। इस घटना के सामने आए वीडियो में दिखा कि एक कार से अचानक चिंगारी उठने लगी और देखते ही देखते वो आग के गोले में तब्दील हो गई। इसी तरह कार काफी दूर तक सड़क पर दौड़ती रही। इस दौरान वहां जलती कार के पीछे दूसरी गाड़ी में पुलिसकर्मी चल रहे थे और जैसे ही आग की लपटों से घिरी कार रुकी, एक पुलिस वाला उसकी तरफ दौड़ पड़ा और ड्राइवर को कार से सुरक्षित निकाल लिया। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने की वजह से एक बार फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पहाड़ का भारी भरकम मलबा तेजी से नीचे की ओर गिरता दिखा, जिसके बाद वहां सड़क पर मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। बताया गया कि कुछ दिनों से खराब मौसम की वजह से लगातार पहाड़ के हिस्से टूटकर गिर रहे हैं। फिलहाल वहां नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच दिल्ली के सीलमपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। वहां दो बदमाशों ने एक लड़के का गला दबाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बदमाश दिन दहाड़े सड़क पर उस लड़के का गला दबाता हुआ नजर आया। इस दौरान उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश की पकड़ से निकल नहीं सका। तभी वहां दूसरा बदमाश पहुंचा और उसने लड़के की जेब से मोबाइल फोन और पैसे निकालना शुरू कर दिया। लूट की इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। उधर खबर है कि इजराइल के दुश्मन ईरान और हिजबुल्लाह उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने में जुट गए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के महासचिव के साथ ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की, जिसने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह कट्टर दुश्मन हैं और 2006 में भयंकर जंग लड़ चुके हैं। इजराइल ईरान के समर्थन वाले इस शिया चरमपंथी संगठन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। बताया गया कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के महासचिव के साथ ईरान के विदेश मंत्री की बैठक हुई। बैठक में लेबनान में ईरान के राजदूत ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग में तय हुआ कि ईरान और हिजबुल्लाह सहयोग और ज्यादा बढ़ाएंगे। असल में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इस महीने की शुरुआत में इजराइल की पुलिस के एक्शन के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया। उसी कड़ी में इजराइल के पुराने दुश्मनों ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह की मुलाकात हुई। इधर मध्य प्रदेश के सतना में जंगल से निकलकर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया और उसने 2 लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेंदुआ रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता दिखा और फिर उसने वहां मौजूद 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद वहां दहशत फैल गई। जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। उधर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन में अपना दम दिखाया। वहां भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच अजय वॉरियर नाम की मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत हुई, जिसमें दोनों ही देशों के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मैदान में उतरे और मुश्किल हालात में दुश्मन से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धार दी। इस दौरान आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों ने दुश्मन के हमले से बचते हुए उस पर वार करने का अभ्यास किया। अजय वॉरियर मिलिट्री ड्रिल इस बार दक्षिण ब्रिटेन में सॉल्सबरी के मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसमें ब्रिटेन की ओर से रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट के जवान हिस्सा ले रहे हैं और अपनी ताकत को परख रहे हैं। इस ड्रिल का मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है और इसीलिए भारत और ब्रिटेन के बीच हर 2 साल में अजय वॉरियर मिलिट्री ड्रिल आयोजित की जाती है। इस ड्रिल के जरिए दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करने के भी मौके मिलते हैं, जो वक्त के साथ बदलती चुनौतियों से निपटने में अहम साबित होते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मिलिट्री ड्रिल 11 मई तक चलेगी। तमाम उम्र चिरागों के आसपास रहे, तमाम उम्र चिरागों के आसपास रहे, हमारे दौर के जुगनू मगर उदास रहे। 100 बात की एक बात कही भारतीय ने, कठिन है दौर, जरूरी है आदमी बनना, हमारा कोई धर्म हो, कोई लिबास रहे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।